हेलो स्टूडेंट्स, डीएनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 को, जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उस यूनिट के पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ों के बारे में, बहुत ही हल्की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते हुए, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि वो पूछा जाएगा, बड़े नंबर में पूछा जाता है, स्टीफन के बोल्ट्जमैन लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके थर्मोडायनेमिकली प्रूफ को यहाँ पे देखेंगे। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम रेडिएशन से रिलेटेड एक लॉ है। आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा, बट आज थर्मोडायनेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्रूफ को देखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, जब हम लोग प्लांक का रेडिएशन का नियम पढ़ लेंगे तो इस स्टीफन के नियम को फिर से वहां पर प्लांक के नियम के थ्रू भी डिराइव करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से स्टीफन के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम को उष्मागतिकी नियमों के आधार पर प्रूफ कीजिए या स्टीफन के नियम को लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो फिर आप ये कॉमन तरीके का यूज, जो थर्मोडायनेमिकली कंसेप्ट है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो विकिरण के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आई होप आप लोगों को है कि रेडिएशन होता क्या है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है, और ब्लैक बॉडी का भी एक हम लोगों ने इमेजिनेशन लिया था कि क्या चीज है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर आरोपित होने वाले समस्त तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। और उससे एक स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य की तरंगों को उत्सर्जित भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, आइडियली ब्लैक बॉडी नेचर में पॉसिबल नहीं है। आइडियली ब्लैक बॉडी बनाना मतलब नेचर में नेचुरली प्राप्त नहीं होता है, ठीक। तो उसको, और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है जो समस्त तरंग दैर्ध्यों को अपने आप में अवशोषित कर ले और कुछ भी विकृत ना करे, कुछ भी चीज एमिट ना करे, सिर्फ अवशोषित कर ले। लेकिन साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली इसको बनाया गया है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, कि अगर मैं रफली आपको समझाऊं कि अगर इस तरह का एक स्फेरिकल इनर एनक्लोजर, या इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, जिसको स्फेरिकल हिंदी में आप लोग कहेंगे तो एक कृष्ण पिंड गुहा ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में इनक्लोजर कहा जाता है। इसके अंदर ये जो पॉइंट लगा है, ये रिफ्लेक्टर है और ये चारों ओर से घिरा है। तो कोई भी रेडिएशन इस छोटे से स्लिट से जब इसमें आता है अंदर, इस छोटे से स्लिट से जब इसमें अंदर आता है कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्टर है। ये इससे टकराकर, और इसके अंदर ये जो अंदर का इनर पोर्शन है वो भी पॉलिश किया हुआ है, रिफ्लेक्टेड है। तो फिर वो इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर ही जाएगा, इसके अंदर ही जाता है और ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो जाता है कहने का मतलब है कि जो आपका ये वेव इसके अंदर, इस गुहा के अंदर आया है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, कंप्लीटली इसको इसके अंदर ट्रैप कर लिए हैं। तो ये एक कृष्ण पिंड की भांति व्यवहार करता है, ठीक। ये जो इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं वो इस वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देता। तो एक इनर पोर्शन के अकॉर्डिंग एक कृष्ण पिंड एक्सपेरिमेंटली ऐसा साइंटिफिकली बनाया गया है, लेकिन वास्तव में जो ऐसा कोई पिंड नहीं है जो इस तरह से रखा हुआ है और वो सभी प्रकार के किरणों को सिर्फ अपने ऊपर अवशोषित कर लेता है और कुछ भी एमिट नहीं कर सकता। ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इस तरह के सेटअप से इसको बनाया जरूर गया है। तो ये कृष्ण पिंड की छोटी सी एक डेफिनेशन है। अच्छा, स्टीफेंस का नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानिए। स्टीफन के नियम के अनुसार एक पूर्ण जो कृष्ण पिंड है, जो आइडियली ना, आइडियली ब्लैक बॉडी है, के इकाई क्षेत्रफल द्वारा दी गई विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन का जो अनुपात है पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। मतलब अगर ये एक ब्लैक बॉडी है तो इससे एमिट होने वाला टोटल एमिशन, जो कि ई से दर्शाया जाता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को जाना था कि ई, कैपिटल ई क्या है, वो जो है इस पिंड के ताप, परम ताप के, ये पिंड जितने ताप पर है, ये पिंड जितने टेम्परेचर पे है उसके फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने पाया, ये उन्होंने इस रूल को दिया और फिर एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ आउट करके, जस्टिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा जाता है सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा को ही स्टीफन का कांस्टेंट कहा जाता है। ये डीप है, सिग्मा अपने आप में बहुत सारी चीजों को कंटेंट करके रखा हुआ है। जब आप प्लांक के नियम से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आगे चल के आने वाले क्लासेस में, तो वहां पे और जानकारी मिलेगी। अभी स्टेटमेंट यह कहता है कि यदि कोई कृष्ण पिंड है, पूर्णतः कृष्ण पिंड आइडियली
तो उसके इकाई क्षेत्रफल द्वारा दी गई विकिरण ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है ना, वो उसका जो रेशियो है पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इट मीन दिस एंड वेयर दिस कांस्टेंट सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट। तो आपको स्टेटमेंट ये लिखना है, ठीक। अगर परिभाषा के तौर पे पूछ रहा है, छोटे क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे है तो ये आएगा, ठीक। और फिर उसके थर्मोडायनेमिकली प्रूफ को हम लोग जानते हैं। तो भाई देखो, थर्मोडायनेमिक्स में गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस हीट को एक जगह से लेके जा सकता है दूसरी जगह पे, या एक अधिक ताप वाले एरिया से कम ताप वाले एरिया में ऊष्मा का संचरण होता है। तो विकिरण ऊर्जा भी वही काम कर रहा है। वो हायर हीट या टेम्परेचर वाले एरिया से लोअर टेम्परेचर वाले एरिया में जाता है। तो एक पैरेलल कंपैरिजन को लेते हुए थर्मोडायनामिक्स के लॉस को लगा के इस स्टीफन के नियम को प्रूफ किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों की लगभग या फिर एक जैसी है, ठीक। तो भाई यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर थिंग को प्रूफ करेंगे। क्या कहता है कि भाई कृष्ण पिंड का जो विकिरण है गैस के समान ही दाब आरोपित करता है, प्रेशर प्रेशर आरोपित करता है। याद रखेंगे, इस एनक्लोजर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जी, इसके अंदर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, और ये जो विकिरण इसके अंदर प्रवेश किया है वो इसके दीवारों पे दाब आरोपित करेगा, प्रेशर प्रेशर आरोपित करेगा। जैसे गैस एक कंटेनर के अंदर में प्रेशर आरोपित करता है। और चूंकि हम इसके थर्मोडायनेमिकली प्रूफ की ओर जा रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिकली प्रूफ पढ़ने के लिए आपको थर्मोडायनेमिकली वेरिएबल पी वी टी, है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंडरस्टैंडिंग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम भी इमेजिन किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर भी इमेजिन किया। ये डायग्राम आपको इस पर्टिकुलर प्रूफ के लिए बनाना जरूरी नहीं है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इस तरह से एक कृष्णपिंड गुहा या एनक्लोजर का, तो उसमें वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर है भाई बॉडी का, वही तो बोल रहा है कि परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर होगा। और उत्सर्जन क्षमता है इसका, अवशोषण क्षमता यू होगा, उत्सर्जन क्षमता ई होगा। अब ये टर्म्स यहाँ पे आएंगे, है ना। तो देखते हैं आगे। तो भाई कृष्ण पिंड विकिरण गैस के समान ही दाब आरोपित करता है, इस प्रकार उष्मागतिकी संबंध विकिरण पर भी लागू होगा, ठीक। ये जस्टिफिकेशन हो गया क्यों इस मेथड से जा रहे हैं उसके लिए। तो माना वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ताप टी है भाई, पिंड गुहा जो इनक्लोजर अंदर का जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम बी है भाई, विकिरण का दाब पी है, और ऊर्जा घनत्व यू है। ये ऊर्जा घनत्व यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब हमें उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये पता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस पीडीवी होता है। पहला इक्वेशन हमने यहाँ पर नोट किया। अब मैक्सवेल के द्वितीय उष्मागति संबंध के इक्वेशन का आपको उपयोग करना है। ये हम लोगों ने अपने दूसरे यूनिट में अच्छे से इसके बारे में अंडरस्टैंड किया है, मैक्सवेल के 4 थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के बारे में। तो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, del Q अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और समीकरण 1 से या उष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस dq का मान यहाँ पे रख देंगे, जो आप निकाले हैं यहाँ पर, ये dq का मान इस समीकरण में द्वितीय नियम में रिलेशन इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो ऐसा आपने लिख लिया। अब ध्यान देंगे तो ये del V इसके भी बटे में है और del V इसके भी बटे में है। ये del V जो है आपका, ये del V इसके भी बटे में है और del V इसके भी बटे में है, और बाहर में कांस्टेंट T लिखा है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे आप, del U बटे del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको del V कैंसिल आउट होगा, P मिलेगा। उस P को ट्रांसफर करके इस तरफ ले आए हैं तो ये माइनस P इस तरफ लिखा है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 पे। और T del P अपॉन del TV अपनी जगह पर स्पष्ट रूप से है। कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करके चलनी है, कुछ बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे याद करके चलना है भाई, कि पिंड के आंतरिक क्षेत्र में आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। वो जो ब्लॉक हमने बनाया है यहाँ पर इस वाले, इसके अंदर में इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो भाई विकिरण का जो ऊर्जा का घनत्व है, ये जो आ रहा है रे विकिरण ऊर्जा, उसके ऊर्जा का जो घनत्व है वो वॉल्यूम के साथ किससे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरऑल वॉल्यूम के साथ जिस तरह प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वही उसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन होगा। तो सिंपल है कि इंटरनल एनर्जी कैपिटल U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर और कृष्णपिंड गुहा। तो ये एक रिजल्ट है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि विकिरण का जो विसरण दाब होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, वो ऊर्जा घनत्व के 1/3 के बराबर होता है। इसके प्रूफ को मैक्सवेल ने दिया था। ये जो रिजल्ट में लिखा हूं यहाँ पे, इसके प्रूफ को मैक्सवेल ने
अपने अलग मैथमेटिकल कंसेप्ट से सॉल्व करके दिया था। वो अपने आप में 2-3 पेज का अच्छा खासा मैथमेटिकल प्रूफ है। चूंकि उसका डिटेल यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये जानना है सिंपल सा कंसेप्ट कि कोई विकिरण डिफ्यूज होता है, फैलता है। डिफ्यूजन पढ़े हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 3 में। जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम आप स्प्रे करेंगे तो पूरे कमरे में फैलता है, कणों का आदान प्रदान होता है। तो डिफ्यूजन का जो प्रेशर होता है वो हमारे ऊर्जा घनत्व जो है उसका 1/3 होता है। ये रिजल्ट्स मैक्सवेल ने निकाल के लेके आया है, इसे आपको याद करके चलना है यहाँ पर के उपयोग के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज, छोटा सा चीज है स्टेटमेंट। तो दो चीजें, ये तो डायरेक्ट हमने कंसेप्ट से निकाले कि इंटरनल एनर्जी ऊर्जा घनत्व और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन से होगा, और ये एक रिजल्ट है कि भाई जो विसरण का दाब होता है, डिफ्यूज होने का, फैलने का जो दाब होता है, जैसे इस गुहा के अंदर जो विकिरण फैल रहा है इस वॉल्यूम पे, देखिए इधर गया इधर गया, इस इतने ही वॉल्यूम पे वो जितना फैलाव हो रहा है उसके प्रेशर के साथ रिलेशन, जो प्रेशर वो आरोपित करेगा वो उसके एनर्जी डेंसिटी के 1/3 के बराबर होता है। ठीक, ये अपने आप का प्रूफ है, उस पे ज्यादा आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, तो याद करके चलेंगे। अब इन दो इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशंस की चीजों को चेंज करना है। जैसे देखो यहाँ पे मुझे चाहिए डेल यू बटे डेल वी, यहाँ पर चाहिए डेल यू बटे डेल वी। तो भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 4 को मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, ये वाला। और ये जो P है उसके जगह मैं इतना रख दूंगा जिसका मान है U/3। तो इक्वेशन नंबर 3 में P के जगह हम रखेंगे ये, और इस वाले डेल U/डेल V के जगह हम यहाँ पे डिफरेंशियल करके जो आएगा उसको रखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो समीकरण 4 में स्थिर ताप 4 को स्थिर ताप पर वॉल्यूम V के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ये मिलेगा। देखिए क्या लिखा था यहाँ पर, कैपिटल U इज इक्वल टू UV, इसको डेल V अपॉन डेल, सॉरी आई एम सॉरी, फिर से करता हूं, डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर करूंगा तो मुझे मिलने वाला है सिर्फ U, ये देखिए। और तो समीकरण 3 में ये था टर्म, उसके जगह U रखेंगे और जहां P था वहां U/3 रखेंगे। तो समीकरण 3 में जब मान रखोगे तो ये मिलने वाला है भाई, इस तरफ U और T/3 ये है हमारे पास टर्म। देखिए ये देखो, ये T यहाँ भी रखेंगे ना, P का मान कितना है जी, इस P का मान है U/3, तो ये 3 यहाँ पर आ जा रहा है और यहाँ पर डेल U अपॉन डेल T हो रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए ये T3 यहाँ आ गया और ये डेल U अपॉन डेल T हो गया। तो फाइनली अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ये U है, ये U/3 इस तरफ जाएगा तो 4U/3 इज इक्वल टू T/3 डेल U अपॉन डेल T, एंड 3 से 3 कैंसल आउट, डेल U अपॉन U 4 डेल T अपॉन डेल T अपॉन T। इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलने वाला है log U इज इक्वल टू 4 log T प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट को log A ले लीजिए, log का ये पावर T पे चढ़ जाएगा, m log n जो होता है log n की पावर m होता है। तो फाइनली log U इज इक्वल टू, और ये log A प्लस B भी है तो वो भी लगेगा, तो log A T की पावर 4, log रिमूव करेंगे तो U इज इक्वल टू A T की पावर 4। अब यहाँ पर एक रिजल्ट आपको बताना है कि कृष्ण पिंड के लिए जो ऊर्जा घनत्व होता है, कृष्ण पिंड के लिए जो ऊर्जा का घनत्व होता है वो उसके कंप्लीट एमिशन के समानुपाती होता है। ठीक, क्योंकि कृष्ण पिंड अपने आप में सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लेता है और एमिट भी करेगा, तो कंप्लीट जितना डेंसिटी वो अपने आप में अवशोषित करके रखा है उसी के बराबर होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए इस चीज को कि कोई पिंड है, उसके ऊपर किसी प्रकार के तरंग दैर्ध्य के विकिरण आरोपित हो रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो सभी तरंग दैर्ध्यों को अपने आप में सोख के रख लेगा। अब सोख के रख लेगा इसका मतलब है कि उस पिंड पर पूरी पूरी तरीके से एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ठीक ठाक फैली हुई है। तो अब जब हम ये होप करते हैं कि भाई तुम कुछ एमिट करो, एमिशन करो, तो कहां से करेगा, उस एनर्जी डेंसिटी से ही करेगा। तो कृष्ण पिंड के लिए ये होता है कि जो एनर्जी की डेंसिटी होती है वो उसके एमिशन के प्रोपोर्शनल होती है। ये जो अगले लाइन पे लिखे हैं कि एक कृष्ण पिंड के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जन की कुल दर उसके ऊर्जा घनत्व के समानुपाती होती है। मतलब E is proportional to U and U is proportional to AT to the power 4. It means कैपिटल E is proportional to AT to the power 4, और हम एक नए कांस्टेंट का यूज करते हुए E is equal to सिग्मा T to the power 4
लिखते हैं, जहाँ सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, स्टीफन का एक स्पेसिफिक मान भी होता है, उस पे अपन नहीं जाएंगे, वो अपन को ध्यान रख के नहीं चलना है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो वहां पे आपको दिया रहता है। ठीक, तो ये यहाँ तक थर्मोडायनेमिकली इसका प्रूफ हुआ कि स्टीफन के नियम को आप थर्मोडायनेमिकली कैसे प्रूफ करेंगे। आइए इसको रिवाइज करते हैं फटाफट, इस इंपॉर्टेंट क्लास को हमारे वाले। ये देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ये नियम बोलता क्या है, और इसके अनुसार जो उत्सर्जन की जो क्षमता है वो पिंड के परम ताप के चतुर्थघात के समानुपाती होता है। प्रूफ करने के लिए हम पैरेलल प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं कि भाई जो विकिरण होता है वो गैस के तरह ही बिहेव करता है, और उसके लिए हम लोगों ने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल डिफाइन किया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कंसेप्ट में। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया, उसे सेकंड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के सेकंड लॉ में पुट आउट किया, और कुछ छोटे रिजल्ट की इंटरनल एनर्जी इस कंडीशन में क्या बनेगी। और मैक्सवेल ने एक और जो रिजल्ट हमें दिया है कि विकिरण का विसरण दाब ऊर्जा घनत्व के 1/3 होता है। ये चीज आपको याद करके चलनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। इसके प्रूफ पे जाएंगे तो ये एक इंटीग्रेशन का बड़ा अच्छा हैवी कॉन्सेप्ट है, चूंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट्स को लेके चलेंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर इज 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी, और उसको ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, तो आपको ये u इज इक्वल टू a t टू दी पावर 4 मिल जाएगा। और एक लास्ट आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट देना है भाई कि जो ऊर्जा घनत्व वो कोई चीज अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, आखिर वही तो एमिट होगा, और टोटल एमिशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी के, जितना एनर्जी का डेंसिटी उसने अपने आप में रखा है। And then finally, U is proportional to capital E, or capital E is proportional to AT to the power 4. And finally, you denote a new constant sigma, and this sigma is called Stephen constant, and E is equal to T to the power यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कृष्ण पिंड है इस तरह से जिसका तापमान T है, उसको एक और कृष्ण पिंड घेरा हुआ है जिसका तापमान T0 है। ठीक, तो इस कंडीशन में स्टीफन का नियम इस तरह से लिखा जाता है। और भी करेंगे तो दो तापमानों के बीच का अंतर, ऐसा तो ये न्यूमेरिकल कभी आएगा तो हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी इस फॉर्म में भी आप लिखते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि एक कृष्ण पिंड को अगर एक और कृष्ण पिंड ने घेरा हुआ है तो फिर उन दोनों के तापों के अंतर के अकॉर्डिंग इस तरह से स्टीफन का नियम को आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स से क्वेश्चन में आता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिकली स्टीफन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए, स्थापित कीजिए, तो आपको इस तरह से इसके जस्टिफिकेशन को देना है, लिख के आना है, इतना ही। ठीक, आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही इजिली रफली सा डायग्राम है, अंडरस्टैंड के लिए नहीं भी बनाएंगे तो चूंकि ये चीज आपके दिमाग में विजुअलाइज होनी चाहिए, तब आपको ये हैवी नहीं लगेगा, अदरवाइज बहुत ईजी है ये टॉपिक, दिक्कत नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे अपने रेडिएशन के प्लॉट के सॉरी स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हम वीन के डिस्प्लेसमेंट लॉ को, रेले के लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर जाके स्टैटिस्टिकली प्लांक के रेडिएशन लॉ के बारे में अपन जाएंगे, उधर समझ में आएगा अपन को, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही। मैं फिर से कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स नोट्स जिनको नहीं मिल पा रहा है वो प्लीज व्हाट्सएप चैनल पे विजिट करें हमारे, वहाँ पे पीडीएफ सारे यूनिट्स के डले हुए हैं। अच्छा, इस यूनिट का नोट्स ये यूनिट के कंप्लीट होने के बाद डलेगा, वही रूल हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, और ये यूनिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कंसंट्रेट करेंगे, हल्के फुल्के टॉपिक आप लोग अपने से पढ़ाई करेंगे, तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इसके आपको पीडीएफ आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जरूर जाके वहाँ पे उसे फॉलो कर लें, वहाँ से आपको ये चीज़ आसानी से अवेलेबल रहेगी। और अगर किसी तरह के डाउट आपको अवेल होते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, वीडियो के किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट करें, हम उसे सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट क्लास में, हमारे इस यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हुए। ओके, थैंक यू।